देश में हर साल कई बच्चे निमोनिया के शिकार होते हैं, कई बच्चों की मौत भी हो जाती है। हालाँकि वैक्सीन आने के बाद से मौत के आंकड़े में गिरावट देखने को मिली है, लेकिन बीमारी का जो गंभीर स्थिति है, वो सर्दी के दिनों में बच्चे जो है इसका जो निमोनिया का खतरा वो ज़्यादा रहता है। इसलिए ठंड में बच्चों का ख़्याल बाकी दिनों की अपेक्षा ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आइए जानते हैं डॉक्टर अरुण कुमार से कि निमोनिया के लक्षण और इससे बचाव के तरीका क्या हैं? थैंक यू डॉक्टर चंदन। जैसा कि आपने बताया, निमोनिया इज वेरी कॉमन इन द चाइल्डहुड, इन द इन्फेंट्स, इन द toddlers, the children's, the age groups below the 10 years, and the above 65 years when the immunity of the persons becomes decline. And most of reason is in our India is the drug resistance or the hospital acquired. When the person above 50 or 60 become admitted in the hospital, that is also commonly known as the hospital acquired pneumonia. And this hospital acquired pneumonia or healthcare pneumonia is more frequent in the elderly compared to the childhood or what we generally find in the. And it can be the lobal, or it can involve the one lobe or both lobes. And bronchopneumonia when the bronchus is involved, you know. And it is still quite common in our society. Even in the, we have a lot of antibiotics, a very good antibiotic coverage against all the pneumonia, but still it is very common. I think the main reason is that in our society still the institutional delivery is not so common. Still the person or the illiterate person is not getting benefited by the hospital. So I think this is the most common reason in the toddler or in the infants. So I first would like to tell you what pneumonia is. It is nothing but infection. ये एक तरीके का इन्फेक्शन है जो एयर स्पेस को, अल्वेओलाई को इन्वॉल्व करता है, इन्फ्लामेशन होता है। एंड सेकेंडरली इस ये इन्फ्लेम्ड सेल्स के चारों तरफ इडिमेटस हो जाता है, एंड देन इट involves the whole lung, and the severity becomes more common. And it can range, the severity may range from mild, moderate, severe. And I will tell you that most common cause of morbidity and mortality in the age below 2 years in the child is the pneumonia in the pediatric age group. So I will repeatedly tell that our viewers, our subscribers, or the people where my message is going on, so take care of that. And किसी तरीके का बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा बचाने की कोशिश करनी चाहिए। और जो एक एज ग्रुप है जिसमें एस्पिरेशन निमोनिया बहुत कॉमन है, जो हॉस्पिटल रिडन पेशेंट है, जिसे एस्पिरेशन निमोनिया भी कहते हैं। एक्चुअली दे इनहेल द वॉमिटस, द फूड पार्टिकल्स, एंड इट एक्चुअली goes inside our the lung, in the patient lung, and it secondarily causes the sign and symptom of the pneumonia. सो निमोनिया में होता क्या है जनरली? कब हम बोलते हैं कि पर्सन को निमोनिया है या ये चाइल्ड को निमोनिया है? जब देखा गया है कि चेस्ट जब चेस्ट पेन, पेशेंट चेस्ट पेन का कंप्लेन करेगा, लेकिन बच्चे तो कंप्लेन करेंगे नहीं। इन द यंगर एज व्हेन द पेशेंट कैन कंप्लेन, द मोस्ट कॉमन कंप्लेन जब फीवर, चिल्स, राइगर, चेस्ट पेन, इनड्रॉइंग ऑफ द कफ, फैटिग, वीकनेस, उसे लेथार्जीनेस, sometime lower body temperature, most common in the age group of above 65 years. These are common symptoms. And जो बच्चे हैं, they will cough. The cough is a common presentation, fever is a common presentation in the night. जनरली जो माताएं हैं, जो बहनें हुए बताती हैं कि मेरे बच्चे को बुखार आ रहा है, ये छूट नहीं रहा है, दवा भी मैं ले रही हूँ और ये बार बार आ जा रहा है। तो ये कॉमनली देखा गया है कि वायरल
निमोनिया जब है तो इस तरह का बच्चे की माँ या बच्चे के जो अटेंडेंट वो कंप्लेन करते हैं। और ये चेस्ट इंड्राइंग ये कॉमन सिम्टम है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी है जिसमें चेस्ट इंड्राइंग होता है। कोस्टल मार्जिन से हम लोग वो मेजर करते हैं कितना सेंटीमीटर, अकॉर्डिंगली हम उसको ग्रेड करते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 ये कौन सा निमोनिया है। बहुत पहले कोट्रामेक्साजोल वगैरह भी चलता था, सल्फामेक्साजोल ये कॉमन दवा थी पहले, आज भी बहुत सारे कवरेज है। अगर माइकोप्लाज्मा से इन्वॉल्व है, माइकोप्लाज्मा निमोनिया है तो उसका अलग मेडिसिन है। अगर सिंपल बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो इसका अलग मेडिसिन है। तो अकॉर्डिंग टू द कॉज वी गिव द मेडिसिन। पेशेंट को कभी कभी वॉमिटिंग का भी कंप्लेन आएगा, खास करके एस्पिरेशन निमोनिया अगर होती है तो पेशेंट कैन वॉमिट, and if it is not treated on the time then patient can go to the complication stage। मैंने देखा है कई बार पेशेंट को प्लूरल इफ्यूजन भी हो जाता है, कई बार प्लूरल टैपिंग की ज़रूरत पड़ती है, अल्ट्रासाउंड गाइडेड हो सकता है या मैनुअली हो सकता है। और जनरली ये 6th और 7th रिब के अपर बॉर्डर पर दिया जाता है, व्हेन द नीडल्स दैट नीडल्स थ्रू विच वी कैन स्पिरिट द निमोनिया सो दैट पस और जो भी डिस्चार्ज है कहीं देखा जाता है कि वो पस स्टेंट है तो हम उसको ड्रेन करते हैं, देख लेना होता है कि वो ब्लड टिंस तो नहीं है। दैट इज़ द मोस्ट रिमार्केबल थिंग फॉर द ड्रेनिंग ऑफ द पेशेंट। दूसरी बात कि ये लंग एब्सेस भी अगर कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो तो लंग एब्सेस का रूप ले सकता है, लोब को इन्वॉल्व कर सकता है, पूरी लोब को, दोनों लोब को। इसमें कई स्टेज भी पाए जाते हैं निमोनिया के, जिसमें ग्रे हिपेटाइजेशन स्टेज बहुत कॉमन टर्म है, जहाँ की जब देखा गया है कि पूरा ग्रेस स्ट्रक्चर हो जाता है जो लंग है, जो लोब है पर पेशेंट का, और वो काफ़ी फैटल स्टेज में पाया जाता था जिस ज़माने में, खास करके जब निमोनिया के लिए इस तरह के मेडिसिन उपलब्ध नहीं थे। हालांकि आजकल बच्चों के लिए वैक्सीन भी आ चुका है और उस तरीके से बृहद रूप में नहीं पाया जा रहा है, कॉम्प्लिकेटेड रूप में नहीं पाया जा रहा है। हम लोग स्टिल उसको हैंडल करते हैं, सेकेंड से थर्ड स्टेज में ना जाए। So I would like to request that the mother, the attendant should be very cautious about such type of symptom. If the person complains of the fever or rigor or chest pain or shortness of breath, that is SOB। अगर पेशेंट शॉर्टनेस की शिकायत करता है कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है, हाफनी टाइप का हो रहा है फील, पल्स रिस्पिरेटरी रेट 40 से ऊपर है, देन वी कैन सस्पेक्ट। पल्स रेट भी हाई सकता है ड्यू टू इन्फेक्शन। बैक्टीरिया इज अ कॉमन कॉम्प्लिकेशन। देखा गया है कि पूरे ब्लड में, ब्लड स्ट्रीम में बैक्टीरिया फैल जाते हैं और ये बैक्टीरिया अदर ऑर्गन को भी इन्वॉल्व कर सकता है। अगर किसी तरीके का बहुत ज़्यादा अगर बैक्टीरिया हो जाए तो मीन्स बैक्टीरिया इन द ब्लड, दैट इज द बैक्टीरिया इज अ कॉमन कॉम्प्लिकेशन। पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है, ये भी बहुत ही कॉमन है, जैसा मैंने बताया शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। लेकिन ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इतना ज़्यादा हो सकता है कि पेशेंट सांस लेने की वजह से, अगर नेबुलाइजेशन वगैरह ना हो टाइम से, टिफाइलिन, टेरिफाइलिन, सल्बुटामोल का ये जो नेबुलाइजेशन न दिया जाए तो वो उसकी जान भी जा सकती है। कई बार देखा गया है कि प्लूरल डिफ्यूजन, जो प्लूराइटिस, जो स्पेस है विस्लर प्लूरल और पैराइटल प्लूरल के बीच में जो स्पेस है उसमें प्लूरल डिफ्यूजन हो सकता है और उसे हम ह्वीज या रोंकाई या क्रेफ्ट्स के रूप में हर्ड करते हैं। एंड वो बहुत ही कॉमनली पाया जाता है। कई बार देखा है कि काफ़ी शटल होता है, काफ़ी प्रेजेंटेशन स्मूथ होता है, माँ बोलती है या अटेंडेंट बोलते हैं कि निमोनिया है, रात में बहुत ही खांसता है या घड़घड़ाता है, जो बहुत कॉमन टर्म है। लेकिन जब हम उसे प्रैक्टिकली जब सिम्टोमेटिकली देखते हैं तो सही लगता है, बट जैसे ही स्टेथोस्कोप से एग्जामिन करते हैं, परकशन करते हैं, उसका टेस्ट करते हैं, तब हमें क्रेफ्ट सुनाई देती है, रोंकाई सुन सकते हैं हम लोग अगर कॉम्प्लिकेशन स्टेज में है तो दैट शुड बी टेकन केयर ऑफ। एंड उसके जो एंटीबायोटिक रेजिमेन है उसे हम लोग स्टार्ट कर देना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम तो अगर एडल्ट है तो हम लोग सीटी कराएंगे, HRCT कराएंगे, MRI कराएंगे, सो दैट कि अगर उसका कॉम्प्लिकेशन है तो हम जान सकते हैं या किस स्टेज में पहुंचा हुआ है। उस चीज़ को जानने का एकमात्र साधन है दैट इज़ द इमेजिन, दैट इज़ द मैग्निफिकेशन एंड CT स्कैन, और जो हमने बताया इमेजिंग टेक्नोलॉजी से हम इसको बहुत हद तक डायग्नोसिस करके बच्चे को आने वाले स्टेज से न जाए और उससे बैक कर सकते हैं। एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू से दैट
इसमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी हो सकता है कि और क्या क्या हम सोच सकते हैं अगर कोई इंसान या कोई भी पेशेंट हमारे वार्ड में हमारे क्लिनिक में अगर इस तरह का प्रेजेंटेशन लेकर आता है, तो हो सकता है चोट की भी हिस्ट्री हो, उसमें भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकता है, या ट्यूबरकुलस हो तब भी ये हो सकता है, फाइजिमाइटिस है तब भी हो सकता है। ये सब कई कारण है जिसमें कि हम लोग डिफरेंशियल डायग्नोसिस बना सकते हैं। हो सकता है कि चेस्ट पेन, हार्ट फेलुअर या मायोकार्डाइटिस या एमआई और एंजाइना पेक्टोरिस का प्रेजेंटेशन भी दे सकता है। तो हम लोग को ये देखना होता है कि चेस्ट पेन के साथ इन्फेक्शन तो नहीं है, फीवर का तो हिस्ट्री नहीं है, तब हम लोग निमोनिया के बारे में सोचना ज़्यादा बेटर होगा बजाय कि उसको मान लेना। हाँ, हालांकि हम लोग को डेक्सोना डेक्सामेथासोन या नेबुलाइजेशन कर देना चाहिए, कारण कुछ भी हो, ताकि एक्यूट इमरजेंसी को हैंडल किया जा सके और उसके स्टेज को आगे ना बढ़ने दिया जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर वो दिख रहा है कि नहीं एस्पिरेशन किया है, तो हम लोग कोशिश होनी चाहिए कि उसे सक करने का, सक करके और पेशेंट को रिलीफ देने की बात आती है। एंड दैट इज़ द लाइफ सेविंग मैकेनिज्म। एंड नेबुलाइजेशन इज 100% कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि पेशेंट को देखा गया है कि ऑक्सीजनेशन में प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि उसके एयर सेल्स इन्वॉल्व हो गए हैं, इन्फ्लेम्ड हो गए हैं अल्वेओलस में। जो उसका बैरियर है, जो पल्मोनरी आर्टरी और कैपिलरी और एयर सेल का जो बैरियर है वो इन्वॉल्व हो जाता है। इन दैट केस वी शुड गो फॉर द नेबुलाइजेशन, ऑक्सीजनेशन, 100% ऑक्सीजनेशन की बात होनी चाहिए। यहाँ पर मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा डॉक्टर चंदन, कि एक्वायर्ड निमोनिया या हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, ये जो मैंने बताया, इसमें कोविड 19 जो कि कोरोना वायरस इन्फेक्शन है, दैट इज़ द मोस्ट कॉजेटिव एजेंट। और जितने भी कैजुअलिटी हुए हैं पूरे यूरोपियन कंट्री में, जर्मनी, इटली, फ्रांस, जितने भी कंट्री थे, ब्राज़ील, जहाँ की बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में लोगों को देखा गया था कि जो बहुत डेवलप कंट्री थे, निमोनिया वाज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द डेथ फॉर दोज पेशेंट। वहाँ बच्चे की बात नहीं थी, उसमें बच्चे इन्वॉल्व नहीं थे, जितने भी जवान लोग थे, यंगस्टर थे, वो 40 ईयर्स 30 ईयर्स के लोग, बहुत हेल्थ के लोग, में जितने भी स्टाफ थे बहुतों ने काम किया। बट कोरोना वायरस, जिसका डायग्नोसिस हम लोग HRCT से सिटी वैल्यू निकाला करते थे। सो आई वांट टू से दैट कि ये अभी मैंने सुना है चाइना वगैरह में निमोनिया का एक फैटल रूप देखने को मिल जा रहा है, और सरकार ने गाइडलाइन भी बहुत जगह कर दिया है। और मुझे लगता है कि भारत सरकार का आने वाले टाइम में कुछ गाइडलाइन भी आने जा रहा है इस चीज़ों को लेकर। और मीडिया में शायद ये रिपोर्ट ना हो, बट व्हाट आई हैव हर्ड that different type of pneumonia is emerging, and WHO already given the red signal to all those countries who are, and there is a travel restriction also। जो ट्रैवल गाइडलाइन है उसमें भी बदलाव किया गया है, पिछले एक आध महीना से मैं न्यूज़ देख रहा हूँ। सो इस चीज़ों को हम लोग को ध्यान देना है कि कोरोना खत्म हुआ जरूर है, लेकिन इसका अलग अलग रूप देखने को मिल रहा है, उसके कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल रही है, और ये कुछ भी हो सकता है। निमोनिया अपने आप में एक बहुत ही फैटल डिजीज है, और इसको हम लोग को देख के चलना होगा, काफ़ी सावधानी से बरतने की ज़रूरत है। और जब ज़रूरत हो तो हम लोग हॉस्पिटलाइज कर सकते हैं। क्रोनिक डिजीज भी हो सकता है, अंडरलाइंग डिसऑर्डर भी देखा गया है कि निमोनिया तो चलो ठीक है, लेकिन पेशेंट को ट्यूबरकुलस है और सेकेंडरीली उसे निमोनिया हुआ है, तो उस तरह के केस में जो उसके ट्रीटमेंट है उसमें बदलाव करने की ज़रूरत है, और उसे आगाह करने की ज़रूरत है कि आपका निमोनिया ठीक हो चुका है, लेकिन यू आर स्टिल ऑन द बॉर्डर लाइन। आप अगर रिस्क ग्रुप हैं, जैसे स्मोकिंग वगैरह रिस्क ग्रुप है, ओबेसिटी रिस्क ग्रुप है, या अगर कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, दैट आर द रिस्क पेशेंट। सो इन दोज केसेस वी शुड make him more cautious that such type of patient that are the vulnerable group, that are the risk factor। So उस तरह के लोगों को हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा ये इलाज की ज़रूरत है, स्क्रीन करने की ज़रूरत है, और कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो उसको ध्यान देने की ज़रूरत है। अपार्ट फ्रॉम दैट, वैक्सीन की बात भी आपने किया था, वैक्सीन की चर्चा की थी। वैक्सीन अभी है, लेकिन इट इज़ नॉट ऑफ सो मार्क एंड स्टिल इन द प्राइमरी स्टेज। एंड अगर
कुछ फायदा हो रहा है, देन आई विल एडवाइज दैट कि दैट शुड बी इनकरेज्ड। वैक्सीन को रोकने की जरूरत, अगर फायदा हो रहा है तो उसको बढ़ाने की जरूरत है। और जितने भी पॉजिटिव एजेंट हैं उसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो हम लोग को कम से कम करने की ज़रूरत है। और थैंक यू।